हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स का वन शॉट पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है और डेरिवेटिव्स के बारे में हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा, पहला हुआ है बेसिक डेरिवेटिव्स, देन टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शंस के हमारे डेरिवेटिव मार्केट के और उसके इंटरेस्ट रेट किस तरह से डिटरमाइन होते हैं और स्टॉक इंडेक्स के, और लास्ट में हमारा इंडेक्स के एट्रीब्यूट जितने भी हैं कि इंडेक्स की एप्लीकेशन क्या है वो सब। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी डायरेक्ट पेपर में आ सकता है या फिर जो भी ऐसा है कि वो पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द टर्म डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव क्या समझाता है, डेरिवेटिव होता क्या है। सो द टर्म डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम एन और इज इंडिपेंडेंट अपॉन एन अंडरलाइंग असेट। यानी कि डेरिवेटिव्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू और उनके प्राइस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनके अंडरलाइंग असेट्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक गोल्ड की रिंग है तो उसका अंडरलाइंग असेट क्या होगा, गोल्ड, और गोल्ड की रिंग का प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होगा, जिस तरह से गोल्ड का प्राइस डिटरमाइन होगा। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो गोल्ड रिंग के प्राइसेस भी क्या है, बढ़ जाएंगे। तो ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसका अंडरलाइंग असेट गोल्ड होगा। तो अंडरलाइंग असेट हमारा कमोडिटीज भी हो सकती है, इक्विटीज भी हो सकती है, कोई और सिक्योरिटीज भी हो सकती है। तो आई होप समझ में आएगा कि हमारी डेरिवेटिव्स होते गए। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक फार्मर के पास 10 एकड़ की लैंड है। अगर उसमें 5 एकड़ में वीट और 5 एकड़ में राइस उगाता है तो उसके लिए क्या होगा, फ्यूचर में जाके दोनों अपॉर्चुनिटीज होंगे कि दोनों में से जिसके भी प्राइस बढ़ेंगे वो उन दोनों प्राइसेस में से किसी एक को सेल करके क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो उसका अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे वीट और राइस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं। अब बात करें व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव्स को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम देखें पिछले 20 सालों में, पिछले लास्ट 2 डिकेड्स में क्या हुआ है, जो डेरिवेटिव्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे तो डेरिवेटिव्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिबरलाइजेशन बढ़ गया है। तो उसके दौरान जो सारी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है। और उसी के साथ साथ सबको फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद है क्योंकि वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को आज ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए जो डेरिवेटिव्स है और डेरिवेटिव्स की पॉपुलैरिटी इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करना लोगों को आना चाहिए। अब यहाँ पे टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। तो डेरिवेटिव टाइप में हमारे 3 टाइप होते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव्स 3 तरह से क्लासीफाई हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, और लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेडिंग। तो पहला समझते हैं हमारा जो नेचर पे क्लासिफिकेशन है जिसकी, इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यहाँ पे इसके भी 2 सब टाइप है। जैसे डेरिवेटिव, इसमें आता है हमारा एक फॉरवर्ड कमिटमेंट और दूसरा आता है हमारा कॉन्टिजेंट क्लेम। तो फॉरवर्ड कमिटमेंट क्या होती है, सो दीज डेरिवेटिव कंप्राइज ऑफ एन अश्योर्ड अकरेंस इन द फ्यूचर। The underlying asset will get exchanged at a fixed future time at a fixed price agreed upon by both parties at the time of entering into the contract। यानी कि जो फॉरवर्ड कमिटमेंट होती है इसमें क्या होता है कि ये वाले ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अश्योर्ड है कि वो फ्यूचर में कमिट होंगे ही होंगे। यानी कि फॉरवर्ड कमिटमेंट में इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दोनों पार्टीज हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट डील करेंगी उनके पास एक अश्योरेंस होती है कि अगर वो फॉरवर्ड कमिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा और उसकी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो फ्यूचर टाइम पे होगी वो आज के टाइम पर ही क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। और दोनों पार्टीज जब वो टाइम आ जाता है, जो भी उन्होंने उनका प्री डिफाइंड टाइम था जिस पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। और जो कॉन्टिजेंट क्लेम है वो उस टाइप के डेरिवेटिव्स हैं जो कुछ सर्टेन इवेंट्स पर ही अकर होते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स पर ही परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दोनों पार्टीज आपस में मिलकर बनाती हैं कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट इस डेट को या फ्यूचर में इस तरफ करना है, तो उस तरह से। तो फॉरवर्ड तो पक्का हमारा होगा ही होगा कंप्लीट, पर जो कॉन्टिजेंट है वो इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मान लो कि दोनों पार्टीज ने ऐसा सोचा था कि अगर हम दोनों के बच्चे अगर शादी करेंगे तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, अदरवाइज फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। पर अगर फ्यूचर में ऐसा ना हो तो फिर वो जो क्लेम था उनका वो पूरा नहीं होगा। तो यानी कि ये कुछ सर्टेन इवेंट्स को लेकर ही परफॉर्म होता है फ्यूचर में। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है।
अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट क्या है? अंडरलाइंग एसेट में हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द अंडरलाइंग एसेट्स में क्या आता है, यहाँ पे हमारे अंडरलाइंग एसेट्स के अकॉर्डिंग हमारे डेरिवेटिव्स के प्राइस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ डेरिवेटिव में अगर हमारा इक्विटी डेरिवेटिव्स है तो अंडरलाइंग एसेट क्या होंगे, उसके स्टॉक और शेयर्स होंगे। इंडेक्स है तो उसके अंडरलाइंग एसेट कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम या स्पेक्टोरल इंडेक्स हो सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर हमारा डेरिवेटिव टाइप है तो उसका अंडरलाइंग एसेट हमारा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, लोन, एसेट, बैक्ड सिक्योरिटीज हो सकती है। करेंसी में जो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरेन करेंसी के भी होते हैं और इंडियन करेंसी के भी होते हैं, तो वो उस टाइप के डेरिवेटिव्स होंगे तो उनका जो अंडरलाइंग एसेट होगा वो फॉरेन एक्सचेंज होगा। और अगर हमारा डेरिवेटिव टाइप कोई कमोडिटी है जैसे कि गोल्ड रिंग, तो उसका अंडरलाइंग एसेट कोई भी कमोडिटी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर हमारे डेरिवेटिव्स डिटरमाइन होते हैं कि अगर जिस टाइप में इन्वेस्ट करोगे तो उसका अंडरलाइंग ये सारी चीजें होंगी। और लास्ट दिया ऑन द प्लेस, तो प्लेस ऑफ ट्रेडिंग से भी डिटरमाइन होता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं। कि अगर आप डेरिवेटिव्स को जो हमारे फाइनेंशियल एक्सचेंज है, जो उस पे स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप उसे ट्रेड करो तो उसकी एक अश्योरेंस रहती है कि आपका ट्रेड जो है वो परफॉर्म होगी। पर डेरिवेटिव्स जो है इधर हम क्या करते हैं, उसे ओटीसी पे भी ट्रेड करते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर भी ट्रेड करते हैं। तो ओवर द काउंटर पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और ऑथराइज्ड नहीं होती, तो वो कोई अश्योरेंस नहीं है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट डील किया भी था तो वो आपका फ्यूचर में चल के परफॉर्म होगा भी। तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट होगा या नहीं। ओटीसी पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए कभी कभी वो परफॉर्म नहीं भी हो पाते। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है विच आर द बेसिक डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे कुछ बेसिक टाइप्स भी होते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और लास्ट दिया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दीज आर प्रॉमिस टू डिलीवर एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड डेट इन फ्यूचर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। Forward are highly popular on currencies and interest rate. The contracts are traded over the counter and are customized according to the needs of the party. यानी कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर हम वो एक प्रॉमिस अकर करते हैं, दोनों पार्टीज आपस में प्रॉमिस करती हैं कि वो क्या करेंगे, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर और प्री डिटरमाइंड डेट पर दोनों पार्टीज आपस में मिलकर जिनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है वो खुद ही नेगोशिएट करके डिटरमाइन करती हैं कि उन्हें कौन सी डेट पर और किस प्राइस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉमिस होता है कि वो क्या करेंगे, प्री डिटरमाइंड डेट पर क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे और प्राइस और डेट वो आपस में नेगोशिएट करके फिक्स कर लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हाईली पॉपुलर है, किस बेसिस पे, करेंसी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। यानी कि करेंसी में हमारा डेरिवेटिव्स था फॉरेन एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट में हमारा जो डेरिवेटिव्स का अंडरलाइंग एसेट थी वो थे हमारे लोन्स और जो हमारे अदर ये वाले थे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लोन्स और एसेट बैकअप सिक्योरिटीज। तो ये हमारे अंडरलाइंग एसेट्स थे। अब यहाँ पे क्या होता है, हम कस्टमाइज कर लेते हैं कि हमें कौन सी डेट पर, किस प्राइस पर और कब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। और उसी के साथ साथ जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ओटीसी पर ट्रेड होता है, मेजरली वो हमारा ओटीसी पर यानी कि ओवर द काउंटर ही ट्रेड होता है। बात करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में कि वो क्या करेंगे, एक सर्टेन डेट पर और फ्यूचर टाइम पर क्या करेंगे और एक फिक्स प्राइस पर अपने जो सिक्योरिटीज है उनको बाय और सेल करेंगे। पर ये जो ट्रेड है वो हमारा स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड होता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, तो इनमें रिस्क जो होता है काउंटर पार्टी रिस्क वो कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी पर ट्रेड होते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। और जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन में हमारे पास बायर और सेलर होते हैं जो कॉल और पुट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, जो बायर होगा उसके पास जो यानी कि जो होल्डर होगा उसके पास हम ऐसा कह सकते हैं राइट होते हैं, पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने सिक्योरिटीज को बाय और सेल करेगा ही करेगा। ऑप्शन में भी 2 टाइप है, कॉल और पुट। कॉल में हमारे बायर को राइट मिलते हैं और पुट में हमारे बायर को राइट मिलता है कि वो सेल कर सके। कॉल में क्या है कि बायर को राइट मिलेंगे कि वो अपनी सिक्योरिटीज बाय करे, पर उसको ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जरूर अपने सिक्योरिटी को इस टाइम पर इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा ही और बाय करेगा ही। पर पुट में क्या है, पुट में हमारे बायर को राइट मिलते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सके, पर उस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जरूर वो एक फिक्स्ड प्राइस पर उसे सेल करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन में कॉल और पुट के अकॉर्डिंग हमारा काम चलता है। अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, स्वैप्स भी दे रखे हैं। तो स्वैप्स हमारा प्राइवेट एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 पार्टीज।
तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या आता है, ये तो पब्लिकली हो रहे थे कि हाँ ठीक है आपने प्रॉमिस किया, आपने कमिट किया, वो सब। पर यहाँ पे स्वैप्स में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट एग्रीमेंट होते हैं कि दो पार्टीज आपस में स्टॉक एक्सचेंज में कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में था कि आप पहले से ये प्री अरेंज कर लेते हो कि हाँ आपने प्राइस डिटरमाइन कर लिया, डेट डिटरमाइन कर ली, उसके बाद आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट को फाइल करोगे। पर अगर क्या होता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आप किसी और से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट डील करवा सकते हो। पर स्वैप्स में प्राइवेट एग्रीमेंट होती है, तो आप दोनों ही आपस में क्या करते हो, अपनी डीलिंग करते हो, उसमें आप किसी तीसरे को नहीं लाते। तो ये इस तरह से काम करता है। स्वैप्स में यहाँ पे दो टाइप दे रखे हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। पहला इंटरेस्ट रेट स्वैप और दूसरा है हमारा करेंसी स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, दिस इंटेल्स स्वैपिंग ओनली द इंटरेस्ट रिलेटेड कैश फ्लो बिटवीन द पार्टीज इन द सेम करेंसी। यानी कि इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, ऐसे कह सकता है कि अंडरलाइन हमारा करेंसी होती है, तो आप करेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कैश फ्लो करते हो और फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हो। करेंसी स्वैप में क्या होगा, दिस इंटेल्स स्वैपिंग बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज विद द कैश फ्लो इन वन डायरेक्शन बीइंग इन डिफरेंट करेंसी देन दोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्वैप में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट करेंसी में ट्रेड करने से बेहतर ये क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया, जो इंटरेस्ट है, दोनों पार्टीज उसी को क्या करते हैं, उसी में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो इंटरेस्ट रेट था उसमें तो हमारी सेम करेंसी यूज हो रही थी, उसी के अकॉर्डिंग और उसी के रिगार्डिंग जो हमारा करेंसी स्वैप है उसमें भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग करेंसी नहीं यूज करके क्या करते हैं, सेम करेंसी का ही यूज करते हैं। तो आई आपको ये सारे जो इसकी बेसिक थे वो डेरिवेटिव्स को समझ आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट दिया है, हाउ हैव द फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट डेवलप ओवर द ईयर्स। यानी कि जो डेरिवेटिव्स मार्केट थी वो बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में तो आई नहीं थी, वो कुछ टाइम पहले ही आई है। तो यहाँ पे जो है तो डेरिवेटिव मार्केट यहाँ पे डेवलप किस तरह से हुई, यानी कि इसमें इतना ज्यादा ग्रोथ और इसकी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा कैसे हो गई। सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैव इमर्ज्ड as one of the biggest market of the world during the past 2 decades. A rapid change in technology has increased the processing power of computers and has made them a key vehicle for information processing in financial market. Globalization of financial market has forced several countries to change laws and introduce innovative financial contract which have made it easier for the participant to undertake derivative transactions. यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ, डेरिवेटिव मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुई, इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट था। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें डेवलप हो गई। जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट जिसमें हम पहले सारा काम अपना पेपर बेस्ड किया करते थे, अब वो भी डिमेटेरियलाइज होकर हमारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली काम होने लगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो हम फ्यूचर में डील करेंगे डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या हुए, इलेक्ट्रॉनिकली इजीली ट्रेड होने लगे। तो ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते क्या हुआ, जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने अपने लॉज में कुछ चेंजेस करे और फिर क्या हुआ, उसी के रिगार्डिंग जो हमारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट थे जो फ्यूचर में परफॉर्म होते हैं वो लोगों को प्रेफर ज़्यादा अच्छे लगे, उन्होंने वो ज़्यादा प्रेफर किया। तो इसी की वजह से जो मार्केट थी वो ज़्यादा डेवलप हुई, यानी कि लोगों को जिसमें इंटरेस्ट आने लगता है वो चीज़ डेवलप होने लगती है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हुआ, जो डेरिवेटिव्स थे वो ज़्यादा डेवलप हुए ओवर दिस ईयर। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल जो फर्स्ट एक्सचेंज था, द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फाइनेंशियल डेरिवेटिव इमर्ज्ड इन 1970s। यानी कि जो हमारा पहला एक्सचेंज आया था जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव का था वो 1970s में आया था और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। पर उसके बाद जैसे जैसे पार्टिसिपेंट को समझ में आया कि हाँ फॉरेन एक्सचेंज में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और किस तरह से जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें हम प्रेजेंट में डील कर सकते हैं, तो उसी के चलते लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना बेहतर लगा। तो उसी के साथ साथ क्या हुआ, जो फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए दोबारा से 1972 में एट शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज। शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज में दोबारा से किया गया, जो हमारे फॉरेन करेंसी थी फ्यूचर थे उन सबको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। और 1973 में एक शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT इंट्रोड्यूस किया, क्रिएट किया हमारे शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ने। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स में, कि हम उसमें ऑप्शन, कॉल, पुट, फॉरवर्ड, फ्यूचर ये सारी चीजें उसमें ट्रेड कर सकें। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है इसी के दौरान हमारा जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये सब भी आगे बढ़ते गए। और यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग वो भी इंट्रोड्यूस हुआ हमारे मिड 1970s में। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी इंडेक्सेस ये भी हमारे यूएसए ने क्या करे, अर्ली 1980s में इंट्रोड्यूस करे। और उसी के साथ साथ जो हमारा OTC था उसमें हमारे सारे एक्सचेंज
जो है वो ट्रेड, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे ट्रेड होने स्टार्ट हुए। तो इस सब के चलते ही क्या हुआ, जो हमारे डेरिवेटिव्स थे, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट थी, वो धीरे धीरे करके डेवलप हुई और कुछ टाइम में क्या हुआ, एक बहुत ही लार्जेस्ट मार्केट बन गई हमारी ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है कि जैसे हमारे अंडरलाइन एसेट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, और जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स हैं, जो टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, वो क्या क्या है, तो आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं। आगे दिया हुआ द पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट हमारी एक रेगुलर फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें क्या है, हमारे पार्टिसिपेंट है। जैसे कि पहला हमारा देखा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हमारे डेरिवेटिव मार्केट का एक पार्टिसिपेंट है, हम कह सकते हैं। वो डेरिवेटिव्स आर क्रिएटेड एंड ट्रेडेड। यहाँ पे हमारे डेरिवेटिव्स जो है वो क्रिएट होते हैं और ट्रेड होते हैं, तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। डेरिवेटिव्स हमारे ओटीसी पर भी ट्रेड होते हैं और जो हमारे ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज है उन पर भी ट्रेड होते हैं। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या हमारे पार्टिसिपेंट हैं। ये क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, बैंक, कॉर्पोरेट्स, तो ये सारे क्या है, जो इस तरह के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी, जो गवर्नमेंट्स के जो लोग हैं या इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई हमारी, ये इंश्योर करते हैं कि जो एक्सचेंज है उसमें सारी चीज़ें जो है वो सही से डीलिंग हो। जैसे कि अगर हमारे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थे और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे, तो फॉरवर्ड मेजरली ओटीसी पर ट्रेड होता है और जो फ्यूचर है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है तो उसको रेगुलेटरी बॉडीज उसे रेगुलेट करती हैं। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे उनका काम होता है कि वो क्या करें, सभी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं किसी भी डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करने के, उन सब का ध्यान रखती है। और आरबीआई भी हमारी क्या एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और करेंसी डेरिवेटिव मार्केट्स का ध्यान रखती है और उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सारे एक्सचेंज जो सारे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हमारी पार्टिसिपेंट होती है। और अदर्स में आता है जैसे कि हमारे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज हो गई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, और जो हमारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, तो इस तरह के जो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल्स हो गए, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब हमारे अदर्स में आती है और पार्टिसिपेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स की। अब हमने पढ़ा कि इन्वेस्टर्स के हमारे पार्टिसिपेंट है डेरिवेटिव मार्केट के। तो इन्वेस्टर में भी टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर में क्या है, 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है हेजर्स, दूसरा स्पेकुलेटर्स, और लास्ट हमें दे रखा है आर्बिट्रेजर्स। तो हेजर्स कौन होते हैं, हेजर्स हमारे डेरिवेटिव मार्केट के वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहते हैं अपना। तो वो काफी क्या करता है, वो अपने रिस्क को काफी ज्यादा मैनेज करके रखता है और चाहते हैं कि वो ऐसी अंडरलाइंग एसेट्स में, इस तरह की सिक्योरिटीज में, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करें जिनमें क्या हो, उन्हें रिस्क बेयर ना करना पड़े। तो हेजर्स हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क बेयर नहीं करना चाहते। स्पेकुलेटर्स हैं कि ये क्या होता है, ये बीच में काम करते हैं, यानी कि इन्हें प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ में अगर इन्हें थोड़ा बहुत रिस्क मिलता है तो ये उसे बेयर करने के लिए रेडी रहते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले तो ये उसके लिए अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं। पर आर्बिट्रेजर्स यहाँ पे क्या होता है, इन्हें यहाँ पे कंप्लीट पोजीशन चाहिए, इन्हें रिस्कलेस market to earn riskless profit. The arbitrator takes short and long position in the same or different contract at the same time to create a position which can generate riskless profit. यहाँ पे जो आर्बिट्रेजर्स है ये क्या है, ये यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा सा रिस्क बेयर कर सकते हैं और फिर ये क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमें हाई प्रॉफिट चाहिए होता है तो इसके लिए रिस्क को भी थोड़ा सा लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब व्हाट आर द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, हमारे डेरिवेटिव मार्केट के इकोनॉमिक फंक्शन क्या है। तो हमारी डेरिवेटिव मार्केट काफ़ी सारे परफॉर्म करती है इकोनॉमिक फंक्शंस, जैसे कि उनमें से कुछ हमें यहाँ पे समझा रखे हैं। प्राइस इन एन ऑर्गेनाइज्ड derivative market reflect the perception of the market participant about the future and leads the price of the underlying to the perceived future level. The price of the derivative converge with the price of the underlying at the expiration of the derivative contract. Thus derivatives have help in discovery of full future as well as current prices. यानी कि जो डेरिवेटिव मार्केट है वो क्या करती है, अपने इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसमें से जैसे कि यहाँ पे अगर जो आज का जो प्राइस है वो किस तरह से, कि फाइनेंशियल जो प्राइस है, यानी कि किसी भी मार्केट को अगर हमें चेक करना है कि वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो उसकी मार्केट को रिफ्लेक्ट करने का उसका एक परसेप्शन होता है कि उसकी मार्केट की अंडरलाइंग प्राइस क्या है, यानी कि प्राइस किस तरह से हमारी मार्केट की चल रही है। अगर स्टॉक मार्केट में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बहुत ज्यादा है स्टॉक मार्केट का, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकली जो हमारी मार्केट सेगमेंट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसका सेगमेंट बहुत बड़ा है, यानी कि उसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जो डेरिवेटिव मार्केट का जो इकोनॉमिक फंक्शन है उसको भी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
उसके प्राइस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करता है कि कितने लोग उसमें मतलब खुश हैं उसमें इन्वेस्ट करके, कितने लोग उसमें अपने बार बार आके इन्वेस्ट करता है। तो वो डिस्कवरी हमें समझ आती है कि अगर इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोगों का भी थोड़ा सा और ज्यादा मन उधर जाता है कि वो क्या कर सके, जो करंट प्राइस है वो भी उससे डिटरमाइन होता है कि इतने सारे लोग अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदेंगे तो उसका प्राइस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से, और जो डेरिवेटिव मार्केट है वो क्या करती है, हेल्प करती है कि आप क्या करो, रिस्क जो है उसको ट्रांसफर कर सको, यानी कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप डील करते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी सिक्योरिटी में आपको रिस्क है तो आप क्या कर सकते हो, उसे जब मन चाहो आप दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट में ला करके उसको बता करके आप उसको अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो। मानो कि आपको लग रहा हो कि ये सिक्योरिटी इससे ज़्यादा महंगी नहीं जाएगी, पर दूसरे को लग रहा है कि हाँ ये तो और ज़्यादा महंगी चली जाएगी, तो आपको रिस्क है कि महंगी नहीं जाएगी, दूसरे को है कि महंगी और चली जाएगी, तो आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हो। उस बंदे को आप अपनी सिक्योरिटी दे दो तो आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। वो अब उसके पास उसको अच्छा लगा उसे इतने में खरीदने में, उसे लग रहा है कि और महंगी जाएगी तो वो खरीद लेगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव मार्केट जो है वो इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्क को भी ट्रांसफर करने का काम करती है। अब ये व्हाट आर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है हमारे, तो ऐसा कह सकता है कि इंटरेस्ट रेट हमारे क्या होता है, रिटर्न्स जो होते हैं हमारे इक्विटी और डेब्ट इन्वेस्टमेंट में, वो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट रेट कहलाते हैं। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो हम ऐसे कह सकते हैं डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है कि जो हमने एक रेट डिटरमाइन कर दिया कि आपकी इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर आपको इतना रिटर्न जनरेट होकर मिलेगा, तो वो हमें यहाँ इंटरेस्ट रेट में आता है। जैसे यहाँ पे देखा है कि 10% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, यहाँ पे सेमी एनुअल रिटर्न भी मिलता है और इस तरह से आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 100 रुपए की है, इंटरेस्ट रेट आपको 10% का है, तो आपको कंपाउंडिंग फीचर में काफी अलग अलग तरीके से मिलता है। एनुअली भी मिलता है 1 साल में, सेमी एनुअली हर 6 महीने में, क्वार्टरली हर 3 महीने में, मंथली आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, डेली यानी कि डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और कॉन्टिन्यूस यानी कि आपको हर टाइम इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलता रहता है, यानी कि फिर उसका फॉर्मूला इन सबसे अलग होता है। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट भी जो है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो उसको आप यहाँ पे कुछ 2 एग्जाम्पल भी करके तो आप उन्हें पढ़ के समझ सकते हैं। आगे दिया व्हाट डज द स्टॉक इंडेक्स मेजर, स्टॉक इंडेक्स मेजर क्या होता है। सो इंडेक्स इज अ नंबर व्हिच मेजर द चेंज इन अ सेट वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमने देखा कि स्टॉक इंडेक्स में क्या है, हमारे वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक्स प्रेजेंट रहते हैं और उसमें क्या होता है उसके साथ में कि जितनी भी उनकी वैल्यूज हैं वो भी उसमें लिखी होती हैं। तो स्टॉक इंडेक्स मेजर करता है कि जो हमारे सेट्स हैं, जो भी हमारे इतने सारे सेट ऑफ स्टॉक्स हमने अपने इस इंडेक्स में लगा रखे हैं, उन सब की वैल्यू जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है ओवर द पीरियड, यानी कि स्टॉक्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारा इंडेक्स मेजर करता है। तो ओवर द पीरियड जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारे स्टॉक्स की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है वो स्टॉक रिप्रेजेंट करेगा। स्टॉक इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि हमारे स्टॉक्स की चेंज वैल्यू क्या है, यानी कि पहले 100 रुपए का एक सिक्योरिटी थी, अब वही सिक्योरिटी 200 की हो गई, 3 साल बाद वो सिक्योरिटी हमारी 700 रुपए की हो गई। तो इस तरह से हम इंडेक्स को चेक कर सकते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है, उसमें इंडेक्स की ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल फिर हमारी मार्केट की ग्रोथ चल रही है। तो स्टॉक इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल जो चेंज है सिक्योरिटीज का, जो उनकी वैल्यू है उसको चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर उससे हमें एक अंदाजा भी आता है कि मार्केट की जो वैल्यू है वो किस तरह से डिटरमाइन हो रही है। जैसे कि एनएससी का जो निफ्टी 50 है वो अभी तक का बेस्ट माना जाता है हमारा इंडेक्स में। तो निफ्टी 50 में हमारे जितने भी वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक्स हैं वो हमारे हैं, और वो 13 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जो हमारे 50 स्टॉक है ना, 13 सेक्टर्स जो इकोनॉमी के वो आते हैं। सेक्टर्स जैसे कि आपका कोई फार्मेसी का सेक्टर, आपके इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर, आपका हाइड्रो पावर का सेक्टर, आपका कॉस्मेटिक्स का सेक्टर। तो इस तरह से 13 सेक्टर है हमारे एनएससी के निफ्टी 50 में। तो अब इन सब की प्राइस मूवमेंट जिस तरह से रहती है उस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो ये हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंडेक्स में यहाँ पे कुछ यूजेस में जैसे ये एज अ बैरोमीटर यूज होता है मार्केट के बिहेवियर को लेके। सिमिलरली ये पोर्टफोलियो का बेंचमार्क है। पोर्टफोलियो यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन स्टॉक्स है उनका एक बेंचमार्क है कि हाँ क्या चल रहा है। फिर जो भी हमारे अंडरलाइंग डेरिवेटिव्स जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, तो उन सब के लिए भी उसका एक अंडरलाइंग है। साथ साथ जो भी हमारे इंडेक्स फंड्स हैं, जो ईटीएफ्स हैं, उन सब का भी एक पैसिव फंड मैनेजमेंट का काम करता है हमारा इंडेक्स। तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये व्हाट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स मूवमेंट। इंडेक्स मूवमेंट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऑब्वियसली जैसा स्टॉक मार्केट में जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं वो जिस तरह से ट्रेड करता है तो उससे हमें पता चलता है कि प्राइस की मूवमेंट्स किस तरह से चल रही है, तो वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देता है डेरिवेटिव्स। इंडेक्स मूवमेंट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि अभी स्टॉक मार्केट में कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में लगा रहे हैं, फिर वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में लगाएंगे, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं इसमें फायदा नहीं है, वो चेंज कर देंगे। तो इंडेक्स की फिर मूवमेंट हमें समझ में आता है कि लोग इस सिक्योरिटी से हट रहे हैं, दूसरी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस सेक्टर से निकल रहे हैं, दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इंडेक्स से हम ये समझ सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ टर्न हो रहा है। तो
एक तो ये हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा प्राइस मूवमेंट है वो यहाँ पे दो पॉसिबल रीजन से होता है। एक तो कि वो कंपनी की न्यूज को लेकर के कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो लोग अपनी सिक्योरिटीज को चेंज कर लेते हैं, तो भी हमें इंडेक्स में दिख जाता है। अब जैसे कंपनी को लेकर के क्या हो गया, जैसे कि कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, कंपनी को लग रहा है कि वो कोई अपनी स्पेसिफिक टर्म्स बताने वाली है कंपनी अपने बारे में, या कंपनी कुछ और क्लोजर फैक्ट्री के अकॉर्डिंग अपना कुछ बताने वाली है, या कंपनी में कोई कॉर्पोरेट एक्शन परफॉर्म हुआ तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को फायदा हुआ है नुकसान, उसके अकॉर्डिंग लोग अपना काम करते हैं। तो कंपनी की न्यूज क्या है मार्केट में, इसकी वजह से एक तो स्टॉक प्राइस मूव होता है, दूसरा पूरी की पूरी इकोनॉमी की न्यूज क्या है इसकी वजह से भी क्या होता है, स्टॉक प्राइस मूव होता है। जैसे कि अगर जैसे पेंडेमिक आ गई थी तो उसकी वजह से पूरी स्टॉक मार्केट गिर गई थी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सबका लॉस हो रहा था और स्टॉक मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा गिर गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पेंडेमिक है, अपना पैसा अपने पास रखना चाहिए, तो उन्होंने इन्वेस्ट करने से बेहतर क्या किया, एक मेजर पॉपुलेशन का मानना यही था कि वो क्या करे, अपने पैसे को यूज करे और निकाल ले स्टॉक मार्केट से। तो ये जो माइक्रो न्यूज थी, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर था, ये क्या हुआ, ओवरऑल पूरी मार्केट को इम्पैक्ट किया। ये किसी एक सिंगल कंपनी के लिए नहीं था। जैसे कि बजट अनाउंसमेंट, टैक्स में कोई चेंज आना, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज हो गई तो उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दिए, नेशनल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस ला दिए, या कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे कि जो जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं, जैसे पेंडेमिक हो गया, वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें क्या होती है जो इकोनॉमी को ग्रोथ इम्पैक्ट करें वो स्टॉक प्राइस को भी इम्पैक्ट करती है। तो ये जो इंडेक्स है, फिर इंडेक्स की मूवमेंट देख के हम समझ सकते हैं अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है तो सबको तो चल रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत ज्यादा लो है तो हमें समझ सकता है ओवरऑल मार्केट में ही लॉस चल रहा है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट दिया व्हाट आर द मेथड ऑफ इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड क्या है। तो ओवरऑल मैं देखो आपको सबमिट करके जल्दी से समझाती हूँ क्योंकि ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है और ये बस ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करो, सारे जो भी गुड इंडेक्स है उन सब के बारे में जानो। उसके बाद आप ये चेक करो कि कंपनीज कैसी हैं, किस तरह से सेक्टर काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में फ्यूचर में जाके ग्रोथ होगी, ये सब समझो, पहचानो इस सारी चीजों को। उसके बाद एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स बनाओ, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में आपने अलग अलग कंपनीज में लगा दिया, नहीं, आप वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स बनाओ, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कंपनीज में अलग अलग कॉर्पोरेट्स में क्या करो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। तो यही एक बेहतर तरीका होगा कि आप एक इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाई कर देते हो तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा मेथड है अपने लॉस को बचाने का। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका क्या है कि आप सारी चीजें डाइवर्सिफाई कर दो, बहुत सारे सेक्टर्स को अलग अलग को चेक करो और फिर उनमें अलग अलग कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करो। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द बेस्ट मेथड कि आपको अगर एक इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो व्हाट आर द डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स, एक इंडेक्स के डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। पहला कि वो क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंट और लार्ज वेराइटी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी कि मार्केट के मेजर पार्ट को क्या करें, मेजर सेक्टर्स को हमारा इंडेक्स कवर करें। तो डिफरेंट और जो वेरियस जो भी हमारे अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं उसमें हमारे अलग अलग स्टॉक्स होने चाहिए, उसमें हाई लिक्विड स्टॉक्स हमारे इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे स्टॉक्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं जिनकी लिक्विडिटी बहुत कम है, जिनका कैश फ्लो होना बहुत ही मुश्किल है, नहीं, हाई लिक्विड जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे स्टॉक्स को आप यूज करो। उसके बाद इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आप अनऑथराइज्ड वे में कर रहे हो, नहीं, हमारा इंडेक्स जो है वो प्रोफेशनली मेंटेन होना चाहिए, तो इस तरह का इंडेक्स होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो भी सिंगल स्टॉक और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स हैं उनको आप क्या करो, उनको इंडेक्स शुड नॉट मूव द इंडेक्स, ठीक है। आप इस तरह के जैसे अगर आपने सिक्योरिटीज ले ली तो जो अगर ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी सिक्योरिटी ले रहे हो अपने इंडेक्स में कि अगर एक स्टॉक उसका गिरता है तो आपके ओवरऑल इंडेक्स को नेगेटिव देखना पड़ेगा, नहीं, आपने जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो आप ले रहे हो, स्मॉल ग्रुप्स के स्टॉक्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि अगर उनमें थोड़े से प्राइस मूवमेंट डाउन भी जाए तो ऐसा ना हो कि हमें पूरा का पूरा इंडेक्स नीचे दिखने लगा, नहीं, उससे तो फिर ऐसा लगेगा कि ओवरऑल मार्केट नीचे जा रही है, नहीं, आपको ऐसा करना है कि क्या हो कि अगर मेजर हमारे स्टॉक्स नीचे गए हैं तो ही हमारा स्टॉक्स डाउनवर्ड हमें शो करे, पर अगर हमारा एक आधा स्टॉक कोई नीचे गया तो उससे हमारे इंडेक्स को ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, इस तरह का आपको शिफ्ट अपनी रखनी है। तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स की एप्लीकेशन क्या है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इंडेक्स की एप्लीकेशन क्या है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। सो इंडेक्स है यहाँ पे कि वो बैरोमीटर की तरह इकोनॉमी के लिए काम करता है, क्योंकि इंडेक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उससे अप और डाउन दोनों देख सकते हो मार्केट का। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, उनकी इंडेक्स डेरिवेटिव की पॉपुलैरिटी देखें तो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जो लार्ज इक्विटी होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को चेक करते हैं और उसमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों?
क्योंकि इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या होता है वो बहुत ही ईजी होते हैं कि आप उन्हें हैंडल कर सको, ऊपर से वो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा बेहतर देते हैं और एक्यूरेट देते हैं। स्टॉक इंडेक्स जो है वो डिफिकल्ट जो है, स्टॉक इंडेक्स की जो भी डिफिकल्टीज है उनको मैनिपुलेट करने का काम बहुत अच्छे से होता है। यानी कि जो इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस है अगर मूव होते हैं, एक इंडिविजुअल स्टॉक देखोगे तो वो मूव होगा तो अप दिखाएगा, डाउन होगा नीचे जाएगा तो डाउन दिखाएगा, पर इंडेक्स में ऐसा नहीं है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स में क्या होता है, हमारा अंडरलाइंग एसेट एक इंडेक्स होता है और उसके साथ क्या होता है, अगर मार्केट अप है तो वह अप दिखाएगा, मार्केट डाउन है तो वह डाउन दिखाएगा। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानता है। स्टॉक्स को कंपेयर करने के लिए भी इंडेक्स जो है बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हम उसमें इजीली बहुत सारे स्टॉक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो जो हमारे स्टॉक इंडेक्स है वो ऑन एंड एवरेज क्या होता है, थोड़े से लेस वॉलेटाइल होते हैं, और इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस क्या होता है, यहाँ पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, लोअर कैपिटल एडुकेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक मार्जिन रिक्वायरमेंट भी रहती है कि हाँ ये हमारे पर्टिकुलर मार्जिन होनी चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इजीली समझ भी सकते हो। इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या होगा, कैश सेटल्ड होते हैं, कैश सेटल होंगे, यानी कि यहाँ पे जो सेटलमेंट है उनकी डिले होने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम है, क्योंकि आपने कैश सेटलमेंट करी, आपका स्टॉक सेटल हो गया। तो यहाँ पे ये वाली जो बैड डिलीवरीज, ये फेक सर्टिफिकेट्स, डिलेज, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको मैंने जो भी समझाया वो समझ में आएगा। लास्ट 2 पॉइंट और दे रखे हैं कि जो इंडेक्स रिटर्न्स हैं वो भी क्या होता है, काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें समझ के लोग क्या करते हैं, इजीली इन्वेस्ट कर पाता है। उसका जो प्रपोर्शन है उसी में आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि एक सिक्योरिटी है जो काफी ज्यादा हाई जा रही है, तो दूसरे प्रपोर्शन में हमारी कोई सिक्योरिटी होगी जो लो जा रही है, फिर तीसरे प्रपोर्शन में हमारी सिक्योरिटी होगी जो सही चल रही है, ठीक चल रही है, फिर एक और सिक्योरिटी होगी एक कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जो अच्छी चल रही है। तो जिस प्रोपोर्शन में हमारी सिक्योरिटीज होती है उसी प्रोपोर्शन में हमें क्या मिलता है, हमारे बेनिफिट्स में मिलते हैं। और लास्ट दिया कि जो ईटीएफ्स हैं इनको जो है इजीली क्या कर सकते हैं, हम इजीली समझ सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। म्यूचुअल जो हमारे ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स भी क्या है, इंडेक्स को इजीली समझ करके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ईटीएफ्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो ये क्या है, जो हमारे इंडेक्स है, इंडेक्स डेरिवेटिव्स वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनका अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है। इंडेक्स से हम समझ सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट क्या चल रही है, तो मार्जिन भी सेट हो जाती है, आपको समझ भी आ जाता है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो इसलिए ये हमारे इंडेक्स डेरिवेटिव्स के हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।